प्रमुख शासक हुए थे शिवाजी। शिवाजी के बाद अन्य शासक आए और फिर 1720 से जब साहू जी शासक थे उस समय से पेशवा नियुक्त होने लगे और पेशवा इतने पावरफुल होने लगे कि छत्रपति यानी जो राजा था वही हाशिए पे चला गया और पूरी सत्ता पेशवा के इर्द गिर्द घूमने लगी। और जब ऐसा हुआ तब उसके बाद पेशवाओं ने अपने अनुसार शासन चलाना शुरू कर दिया। जो राजा हुआ करते थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे और पेशवा ब्राह्मण थे। ऐसे ही एक पेशवा हुए थे बाजीराव प्रथम। जो बाजीराव प्रथम थे उनका कार्यकाल 1720 से लेकर 1740 का था। जब मैंने आपको बुंदेला वंश पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि बुंदेला वंश के जो शासक थे छत्रसाल, जब उनके ऊपर इलाहाबाद के एक मुस्लिम सरदार मोहम्मद बंगस ने आक्रमण किया तब उन्होंने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी। बाजीराव प्रथम ने बिना कुछ विचार किए सहायता दी और मोहम्मद बंगस को भगाया वहां से और छत्रसाल का गौरव, छत्रसाल की वीरता को कलंकित होने से बचा लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें छत्रसाल ने अपना तीसरा पुत्र कहा और जब वो वहां से लौटे बाजीराव प्रथम तब उन्होंने बढ़ते हुए मराठा साम्राज्य में एक नई परंपरा डाली और उन्होंने मालवा में अपने विश्वस्त सहयोगियों की नियुक्ति कर दी। उसका भी कारण मैंने बताया था कि क्यों नियुक्ति की थी। उसका कारण यह था कि जो परंपरागत मराठा सरदार थे वो परंपरागत मराठा सरदार पेशवाओं की सत्ता को चुनौती देते थे क्योंकि वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होने के कारण वो ब्राह्मण को सत्ता में स्वीकार नहीं कर पा रहे। इन कारणों से उन्होंने बाजीराव ने नए सरदार जो उनके सहयोगी हुआ करते थे उनको नियुक्त किया और मालवा में, मध्य प्रदेश की का इतिहास पढ़ रहे हैं तो मालवा में ऐसे 3 सरदार प्रमुख रूप से आए तो 5 पर 3 की बात कर लें अपन। एक आए होलकर वंश जो इंदौर में स्थापित हुआ, दूसरा आया पवार जो धार और देवास में रहे और तीसरे आए सिंधिया जो पहले तो उज्जैन में रहे और बाद में उनका मुख्य केंद्र ग्वालियर। अब ये आए कब? तो इन्होंने सत्ता दी 1728 में। देखो इतिहास पढ़ने का मतलब होता है कि स्टोरी पढ़ना है, पिक्चर देखना है और जब पिक्चर देखना होता है तो पात्र कौन कौन है उनका परिचय कराया जाता है। तो मैं आपको पात्रों का परिचय करा रहा हूं। तो पात्र कौन कौन आएंगे सिंधिया वंश को पढ़ने में? एक तो पेशवा आएंगे जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं और दूसरे पात्र कौन आएंगे? मुगल बादशाह आएंगे। तीसरे पात्र कौन आएंगे? सिंधिया वंश के शासक आएंगे। चौथे पात्र कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे और 5वें पात्र कौन आएंगे? होलकर आएंगे। इन 5 के इर्द गिर्द पूरा इतिहास में पढ़ाऊं। मैं अभी सबका परिचय करा दूं, परिचय कराने के बाद जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज क्लियर हो। अब ये 5 का परिचय क्यों करा रहा हूं? क्योंकि सिंधिया वंश का इतिहास तो हम पढ़ ही रहे हैं। होलकर को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि होलकर और सिंधिया पास पास के एरिया में ही शासन कर रहे थे और दोनों का प्रधान पेशवा ही था। तो यद्यपि नायक तो इनका सेम था लेकिन धीरे धीरे एक ही नायक के अंडर में रहते हुए भी प्रतिद्वंदिता पनपी थी इनमें और वो जो प्रतिद्वंदिता पनपी उसके कारण कई बार इनके बीच युद्ध हुए जबकि इन दोनों का नायक पेशवा ही था। उसके बाद भी युद्ध हुआ। जैसे पिता एक ही होता है लेकिन उसके बाद भी
बच्चों में प्रतिद्वंद्विता पनपती है और पिता के समझाने के बाद भी युद्ध पैदा होते हैं। लगभग वैसी स्थिति पेशवा के, दरअसल पेशवाओं ने, पेशवा के अंडर में जो सरदार थे उनके विश्वस्त सरदार, उनमें एक होलकर थे, एक सिंधिया थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, नागपुर के भोसले थे और स्वयं पेशवा थे। इन लोगों ने मिलकर एक मराठा संघ बना लिया था और उस मराठा संघ में सब लोग एक दूसरे की प्रगति के लिए कहने को काम करते थे, लेकिन कई बार उनमें प्रतिद्वंदिता दिखती थी। तो जो पेशवा हुआ करते थे उन्होंने मराठा सरदारों को अलग अलग जमीन दे दी, और जब मराठों पे कोई संकट आता था तो ये एक साथ मिल के लड़ते थे। शुरू में ऐसा चला भी, और वही कारण था कि मराठा साम्राज्य औरंगजेब के बाद भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। 1707 में औरंगजेब खत्म हो गए, और औरंगजेब के खत्म होने के बाद मुगल साम्राज्य जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति हुआ करता था वो सिमट गया, और वो सिमट गया तो सत्ताएं कभी भी खाली नहीं रहती। सत्ता कभी भी खाली नहीं रहती। वो जो शक्तिशाली होता है, सत्ता का चरित्र है कि वो उसके पास पहुंच जाए, और सत्ता उसके पास पहुंच ही गई। वो सत्ता जो कभी मुगल के पास हुआ करती थी, वही सत्ता अब मराठा के पास पहुंच गई। फिर मैंने बताया कि सत्ताएं कभी खाली नहीं, तो सत्ताएं खाली नहीं होती, तो यही सत्ता जो अभी मराठों के पास है, यही सत्ता बाद में अंग्रेजों के पास जाएगी। कैसे जाएगी वो अपने को समझना। तो पहले थोड़ा सा लिखने का भी काम कर दीजिए। एक तरफ क्या करिए, पेशवा लिख लीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए पेशवा, दूसरी हेडिंग डाल लीजिए सिंधिया, तीसरी हेडिंग डाल दीजिए होलकर। 3 हेडिंग डाल दिया। चौथी हेडिंग डाल लीजिए मुगल, 5वीं हेडिंग डाल लीजिए अंग्रेज। इतनी हेडिंग डाल लीजिए। अब फिर आप क्या करिए, पेशवा के नीचे लिखिए, नाम भर बताऊंगा मैं आपको ताकि आप कनेक्ट कर पाए, नाम बताऊंगा ताकि आप कनेक्ट कर पाए। तो पेशवा के नीचे आपको लिखना है बाजीराव प्रथम। पेशवा के नीचे लिखना है बाजीराव प्रथम। कार्यकाल था इसका 1720 से लेके 1740। फिर दूसरा पेशवा लिखना है उसी के नीचे पेशवा में ही, बालाजी बाजीराव। ये है 1740 से लेके 1761 तक, 1740 टू 1761, 1740 से लेके 1761 तक। फिर माधवराव प्रथम, अगला लिखिएगा माधवराव प्रथम, 1761 से लेके 1772 तक। फिर उसके बाद लिखिएगा नारायण राव, नारायण राव 1772 से लेके 1773 तक, 1772 से लेके 1773। फिर उसके बाद लिखिएगा माधवराव नारायण द्वितीय, माधवराव नारायण द्वितीय। ये इसका कार्यकाल बहुत लंबा रहा, 1774 से लेके 1795, 1774 टू 1795। फिर था बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 तक, 1796 से 1818 तक। बस यहीं तक लिखना। पहले आया बाजीराव प्रथम, फिर आया बालाजी बाजीराव, फिर आया माधवराव प्रथम,
फिर आया नारायण राव, फिर आया माधवराव नारायण द्वितीय, फिर आया बाजीराव द्वितीय। जरूरी नहीं कि याद रहे तो बहुत अच्छा है। अब इसके बाद होलकर वंश मैं आपको पढ़ा दिया, तो होलकर वंश का केवल नाम लिख लेना है। होलकर वंश अभी पूरा नहीं हुआ, बताऊंगा। वो छोड़ इसलिए दिया है क्योंकि सिंधिया की होलकर की बीच में आपस में युद्ध होगा, तो वो दोनों के पैरेलल पढ़ेंगे अपन, दोनों का पैरेलल पढ़ेंगे। तो अब लिखें आप, होलकर के नीचे लिखे मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर थे 1731 से लेके 1766 तक, 1731 टू 1766। फिर बने उसके बाद बने भालेराव होलकर या मालेराव होलकर। वो केवल एक साल ही रहे, 1766 से 1767। फिर आए अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर 1767 से लेकर 1795, 1767 टू 1795। फिर लिखिएगा, बस अहिल्याबाई होलकर तक लिखिए, अहिल्याबाई होलकर तक ही लिखिए। उसके बाद लिखिए सिंधिया वंश, जिसको कि आज पढ़ना है। उसको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी यहां केवल नाम लिख लीजिए, राणोजी सिंधिया। पहला शासक राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया पहला शासक, 1731 से 1745, 1731 से 1745 राणोजी सिंधिया। और बीच में दूसरे शासक आए, उनका मैं डिटेल बता दूंगा, उनका कार्यकाल बहुत मायने नहीं रखता, 60 में लिख लेंगे अपन। उसके बाद जो प्रमुख शासक बने वो थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया 1761 के बाद बने हैं ये, और 1794 तक रहे। 1761 के बाद सत्ता पूरी तरह 1768 में मिली थी इन्हें, पर अभी आप 1761 से 1794 लिख लीजिए, फिर डिटेल में वहां बताऊंगा। और मुगल शासक था अधिकांश टाइम में, जहां से अपना शुरू होना है वहां का, पहले के अपन नहीं पढ़ा रहे हैं, शाह आलम द्वितीय। तो मुगल के नीचे लिखिएगा शाह आलम द्वितीय, 1759 से लेकर 1806 तक, 1759 से लेकर 1806 तक। और जो अंग्रेज था, अंग्रेज, उसमें ज्यादा जिसका जिक्र आएगा मैं उसके बारे में बता देता हूं, पहले के नहीं बता रहा। उसमें सबसे ज्यादा जिक्र आएगा बेले जली का, तो लॉर्ड बेले जली, उसका नाम लिख लीजिए, लॉर्ड वेले जली। लॉर्ड वेले जली 1798 से 1805, 1798 से 1805 तक था। ये मैंने पात्रों का परिचय कराया है केवल आपको। अब हमें सिंधिया वंश पढ़ना है, तो सिंधिया वंश हेडिंग डालिए और सिंधिया वंश के बारे में लिखना शुरू करिए। लिखना सुनना जिसे जो जैसा लगे उस हिसाब से अपना तैयारी कर ले। तो सिंधिया साम्राज्य की मध्य प्रदेश में न्यू 1731 या 1731 के बाद रखी गई, 1731 से ही रखी।
1728 में जब बंगस को हराकर बाजीराव प्रथम पूना लौटे, तब उन्होंने मालवा में 3 मालवा सरदार नियुक्त किए। उनमें से एक सिंधिया थे, एक होलकर थे और एक पवार थे। और पहले इन्होंने स्वतंत्र सत्ता नहीं दी थी इनको। इनका काम क्या था? पहले होलकर, सिंधिया, होलकर और पवार, काम क्या था इनका? जितना क्षेत्र इन्हें दिया गया था उस पूरे क्षेत्र में इन्हें टैक्स वसूल करना था। उस टैक्स का नाम था चौथ और सरदेश मुक्त। टैक्स का नाम था चौथ और सरदेश मुक्त। ये जो टैक्स वसूलते थे उसका 65% मराठा सरदार रखते थे, यानी होलकर और सिंधिया रखते थे, और 35% हिस्सा पेशवा के यहां पहुंचा दिया करते थे। ये व्यवस्था थी। बाद में धीरे धीरे ये स्वतंत्र हो गए थे, वो मैं आगे बताऊं। अब सिंधिया वंश का मूल स्थान कहां है, कहां से आए थे, उसके बारे में जानिए। तो सिंधिया जो थे वो पहली चीज तो मराठा थे। दूसरी चीज, मराठा में क्षत्रियों के 96 कुल हैं। कितने कुल हैं? 96। उन्हीं में से एक कुल था सेंद्रक। नाम लिखिएगा, सेंद्रक। मालवा में, मराठों में क्षत्रिय के 96 कुल माने जाते हैं, उनमें से एक कुल था सेंद्रक। और इसी को कुछ लोग सिंधे कहते हैं। और इसी सिंधे या सेंद्रक से ही सिंधिया सरनेम आया है। मूल सरनेम था सेंद्रक या सिंधे, और वहीं से सिंधिया नाम बाद में प्रचलित हो गया। तो ये कहां के थे? तो इनका मूल स्थान था सतारा। लिखिएगा, मूल स्थान था इनका सतारा, और सतारा के निकट था एक स्थान कान्हेर खेर। कान्हेर खेर, वहां के थे ये। और ये बाद में पेशवा की सेना में भर्ती हो गए। कौन? राणोजी सिंधिया। और जब सेना की में भर्ती हो गए तो एक मजेदार किस्सा हुई, या इंटरेस्टिंग कह लीजिए। हुआ ये कि एक दिन सिंधिया अपना अभियान पूरा करके आए, तो क्या देखा उन्होंने? एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने देखी। किसने? सिंधिया ने नहीं, सॉरी, बाजीराव प्रथम ने। कैसे इनको मिला था सिंधिया, वो कहानी बता रहा हूं आपको। तो कैसे मिला? एक दिन जब बाजीराव प्रथम अपना अभियान पूरा करके महल में प्रवेश किए, घर में प्रवेश किए, तो उन्होंने देखा कि राणोजी सिंधिया, उनके जूते जो वो पहना करते थे, रात में वो जब उठे तो उन्होंने देखा कि उनके जूतों को राणोजी सिंधिया अपने हृदय से लगाए लपेटे हुए सो रहे हैं। बाजीराव प्रथम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने राणोजी सिंधिया को उठाया और उठा के पूछा कि भाई तुम हमारे जूते क्यों सीने से लगा के सो रहे हो? तो राणोजी सिंधिया ने जवाब दिया, पेशवा जी महाराज, इस समय जूतों के जरिए जहर फैलाया जा रहा है, तो मैं इसलिए रखा हूं ताकि आपके जूतों में कोई जहर न फैला सके और मेरे पेशवा जी को कोई क्षति ना पहुंच सके। इतना सुनते ही बाजीराव प्रथम खुश हो गए, और खुश होने के बाद उन्होंने मालवा में उज्जैन को के आसपास का एरिया सेंद्रक या सिंधे या राणोजी सिंधे को दे दिया। और इस तरीके से वो जो कभी उनकी सेना में भर्ती हुए थे, वो सेंद्रक, वो सिंधे, अब मालवा में सरदार बनकर आ गए। अब जब वो यहां बनकर आ गए तो इसके बाद उन्होंने अपना यहां एक
राज्य स्थापित करना शुरू किया और 1731 में उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया। तो लिखें 1731 में उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया। कैसे उत्पत्ति हुई मैंने बता दिया। अब जब 1731 को राजधानी बनाया तो उस समय एक स्थान हुआ करता था, कहां? महाराष्ट्र में एक बीड स्थान हुआ करता था। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वहां का एक संत, सूफी संत हुआ करता, और वो सूफी संत जो थे वहां के, वो सुहरावर्दी सूफी संत थे। सूफियों की कई सारी शाखाएं थी, उन शाखाओं में एक शाखा थी सुहरावर्दी। नाम लिख लीजिए, सुहरावर्दी सूफी संत थे मंसूर अली शाह। इन्होंने सिंधिया वंश को ये आशीर्वाद दिया था कि आपका वंश की पताका और समृद्धि हमेशा बनी रहे, और उसी श्रद्धा भाव से बीड में इनके लिए आश्रम बनवाया गया था सिंधिया वंश द्वारा, महाराष्ट्र के बीड में। बाद में इन्हीं संत की कहानी महादजी सिंधिया से जुड़ी है, जिसके कारण सिंधिया वंश का जो मस्तक है वो हमेशा ऊपर रहेगा। मैं अभी उनकी वीरता की कहानी बताऊंगा तो आप सुनकर गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाए। तो वो जो बीड के संत थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया सिंधिया वंश को कि इस वंश की पताका हमेशा फहराएगी, इस वंश की प्रसिद्धि में कमी कभी नहीं आएगी। और इसी के कारण उन्होंने उनके नाम पर वहां पर आश्रम बनवाया। बाद में 1745 में, लिखें 1745 में रानोजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। रानोजी सिंधिया की मृत्यु हो गई 1745 में। अब मृत्यु होने के पहले एक दो कहानी इनसे और जुड़ी, तो उनको भी अपन जान लें। एक कहानी इनसे जुड़ी है। कहते हैं कि जो इल्तुतमिश था, उसने, इल्तुतमिश ने जो महाकाल मंदिर है उसको तुड़वा दिया था, और तुड़वा देने के कारण उज्जैन में महाकुंभ होना बंद हो गया था। जब एक बार रानोजी सिंधिया बंगाल विजय के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने उज्जैन में अपना पड़ाव था ही उनका। तो जब वहां उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर की दुर्दशा देखी तो वो दुखी हो गए, और कहते हैं कि बाद में रानोजी सिंधिया ने ही महाकाल मंदिर का निर्माण कराया, और तब 500 सालों बाद उज्जैन में फिर से महाकुंभ की शुरुआत की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उज्जैन में महाकुंभ का शुभारंभ दोबारा किसने शुरू कराया, तो उसका श्रेय भी राणोजी सिंधिया को ही जाता था, जो ग्वालियर राजवंश के संस्थापक थे। इसके बाद इनसे जुड़ी एक किस्सा और है। दरअसल हुआ क्या कि सिंधिया राजवंश में जब ये चली रहा था, उसके बाद आपको ध्यान है अंग्रेज आ गए थे, तो बंगाल में अंग्रेज अपनी सत्ता जमाए थे, और जो कटक के सिंध नदी के पार अहमद शाह अब्दाली की सत्ता चलती थी। तो जो अहमद शाह अब्दाली था, उस अब्दाली का आक्रमण हुआ कहां? दिल्ली में। क्यों आक्रमण हुआ था? क्योंकि उसकी सत्ता मराठों की सत्ता से जुड़ गई थी, और उससे कटक से अटक तक मराठों की सत्ता पहुंच गई थी, क्योंकि जो मुगल सल्तनत थी वो लगभग समाप्ति की ओर पहुंच गई थी। तो उसे ये लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी सत्ता भी छीन ले, और इस डर से उसने क्या किया कि उसने अटैक कर दिया भारत में। और जब अटैक कर दिया
तो मराठे लड़ने गए। उस समय पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, और जब लड़ने गए तो मराठे वहां बुरी तरह हारे। मैं डिटेल में आपको पानीपत का तृतीय युद्ध बता चुका। और जब हार गए तो मराठों की सत्ता वहीं से कमजोर। अब जब मराठों की सत्ता कमजोर हो गई तो फिर मराठों के लिए फिर से सरवाइव करना कठिन काम हो गया। अब ध्यान किए रहिएगा, ये सारे पॉइंट मैं जोड़ रहा हूं, लिंक चूंकि बिखरा हुआ मैटर। अब क्या हुआ, जब 1745 में वो खत्म हो गए, कौन 1745 में खत्म हो गए? राणो जी। तो राणो जी के 5 संतानें थी। लिखिए नाम, राणो जी की 5 संतानें थी। जयप्पा जी, पहला लिखें जयप्पा जी, जयप्पा जी। दूसरा लिखें दत्ता जी, दत्ता जी। तीसरा लिखें ज्योतिबा। ये वैध संतानें थी। 2 संतानें और थी, उसमें थे एक तुका जी और 5वें थे महाद जी। तुका जी और 5वें थे महाद जी। इनमें से जयप्पा खत्म हो गए युद्ध में 1759 में। सबके नाम लिख लिया आपने, जयप्पा जी, दत्ता जी, ज्योतिबा, तुका जी और महाद जी। जयप्पा 1759 में युद्ध में खत्म हो गए। उनका जो बेटा था जयप्पा का, उसके बेटे का नाम था जनको जी। वो पानीपत के तृतीय युद्ध में खत्म हो गया। तो आगे लिखिएगा, जनको जी पानीपत के तृतीय युद्ध में खत्म हो गया। अब ये ना भी याद रहेगा तो चले। उसके बाद बाकी जो बचे, उनमें से जो जयप्पा जी की विधवा पत्नी थी सखुबाई, उन्होंने महाद जी के सत्ता पाने का विरोध किया और बाद में पेशवा के हस्तक्षेप से, माधवराव पेशवा था, मैंने आपको वहां दिखा दिया है, तो पेशवा के सहयोग से 1768 में महाद जी को ही शासक घोषित कर दिया गया। उसके पहले तक युद्ध होता रहा सत्ता पाने को, और इस तरह से महाद जी शासक बनकर सामने आ। अब महाद जी की किस्सा सुनिए। तो महाद जी की अलग अलग किस्साएं हैं, बड़ी रोचक किस्साएं हैं, वीरता की भी किस्सा है, उनकी पर्सनल लाइफ की भी किस्सा है। आपको सारी किस्साएं समझ। पहली चीज जो उनकी समझने की है कि महाद जी सिंधिया पानीपत के तृतीय युद्ध में गए थे, और पानीपत का युद्ध समाप्त होने के 2-3 साल बाद तक वो नहीं लौटे। तो उनकी मां को और उनके परिवार वालों को संदेह हुआ कि आखिर कहां गए वो। तब वो, जब उनको संदेह हुआ, तब वो कहां पहुंचे? उन्हीं सूफी संत के पास। कौन से? मंसूर अली शाह के पास। जब वहां पहुंचे तो उनसे पूछा कि महाराज जी, संत जी, महाद जी सिंधिया नहीं आए, उनका कुछ पता रता नहीं है और हमें उनकी चिंता हो। कहते हैं मंसूर अली खान ने, मंसूर अली शाह ने, इसीलिए सूफी संतों की मजारों में आज भी बड़ी भीड़ होती है, और मुस्लिम भर नहीं, हिंदू भी पर्याप्त श्रद्धा के साथ उनके दरबार में मत्था टेकने जाते। तो उन्होंने कहा मंसूर अली शाह ने कि आप चिंता मत करिए, महाद जी सुरक्षित लौटे। और कहते हैं उनकी प्रेरणा से ही एक वहां मुस्लिम था, राणे खान, नाम लिखिएगा, राणे खान, मुस्लिम का नाम लिखिएगा, राणे खान, राणे खान। वो मुस्लिम को कहते हैं संत जी की प्रेरणा से ही उसने महाद जी को अपनी, वो पानी ढोया करता था बैलगाड़ी में, उस बैलगाड़ी में छुपा के महाद जी को
लाया वो लादा। और सोचिए, पानीपत हरियाणा में है और बीड़ महाराष्ट्र तक वो बैलगाड़ी में महाराज जी को लेके आया और महाराज जी को सुरक्षित मंसूर अली शाह के दरबार में पहुंचाया। महाराज जी का पानीपत के तृतीय युद्ध में एक पैर घायल हो गया था और वो आजीवन विकलांग हो गए। और विकलांगता के बाद जो उन्होंने सूरवीरता दिखाई, वो इतिहास के किसी शासक के लिए दुर्लभ है। इतिहास में वो एक दुर्लभ प्रसंग। तो वो महाद जी जिनके बारे में ये मान लिया गया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जब वापस लौटे तो सिंधिया वंश की परंपरा, सिंधिया वंश की श्रद्धा मंसूर अली शाह के प्रति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मंसूर अली शाह से निवेदन किया कि आप कृपया चलें और हमारे आश्रम में, हमारे स्थान पर विराजिए। गोरखी ग्वालियर के पास एक स्थान है, लिख लीजिए, गोरखी देवघर, गोरखी ग्वालियर के पास एक स्थान है। और वहां वो लाना चाहते थे किसको? मंसूर अली शाह को। मंसूर अली शाह तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपना अंग वस्त्र, और कुछ लोग कहते हैं चोगा और कुछ लोग कहते हैं रोटी, ये दे दिया उनको। और वही गोरखी में स्थापित कर दिया गया। और गोरखी में स्थापित करने के बाद गोरखी देवालय का रूप ले लिया और गोरखी में देव की स्थापना जैसी हो गई। और आज की स्थिति ये है कि तब से लेकर अभी तक सिंधिया साम्राज्य उस गोरखी की पूजा करता है और वहां मत्था टेकने जाते हैं। उर्स आयोजित होता है वहां सालाना। उस उर्स में सिंधिया राजघराने का, राज परिवार का प्रमुख अभी भी जाता है और वहां कहते हैं फूल चढ़ाया जाता है। और वो फूल जब तक सिंधिया राजघराने के जो चादर है उसमें आके गिर नहीं जाता, तब तक वो वहां बैठे रहते हैं, उनकी पूजा करते। और कहते हैं वो गिरता है कभी 40 मिनट में, कभी 45 मिनट में, कभी 1 घंटे में, कभी 2 घंटे में। और जब वो गिरता है तब वो फूल आशीर्वाद के रूप में लेकर और सिंधिया राजघराने के प्रमुख अपने घर वापस लौटते हैं। तो एक बिंदु ये ध्यान रखना है मंसूर अली शाह का, जो पहले बीड में थे, बाद में उनको गोरखी में उनके अंग वस्त्र लाए गए और उनके बेटे फिर वहां आ गए थे, उनकी सत्ता स्वीकार कर लिया। ठीक, तो ये हुआ उनसे जुड़ी किस्सा। वो तो नहीं आए, लेकिन मंसूर अली शाह के बेटे आ गए थे। ठीक, तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको। और जो राणे खान ने बचाया था महाद जी को, मतलब महाद जी की जिंदगी में प्रमुख प्रमुख योगदान देख लीजिए। एक योगदान हो गया राणे खान का, दूसरा योगदान हो गया मंसूर अली खान का। तो राणे खान को महाद जी ने जागीरदार बनाया और अपना भाई का, राणे खान। और मंसूर अली शाह के सामने तो नतमस्तक थे ही। अब उन्होंने माना कि मेरा ये जीवन मंसूर अली शाह की ही देन है। उसके बाद महाद जी सिंधिया ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अब महाद जी का एक ही उद्देश्य था कि मैं किस तरह से उन शासकों से अपना बदला लूं जिन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा साम्राज्य के विरोध में काम किया और मराठा साम्राज्य का सहयोग नहीं दिया। और महाद जी में वो क्षमता थी कि उन्होंने वो बदला पूरा किया। अब देखिए, मैं फिर से एक बात बता रहा हूं, जो सत्ता अभी मुगल शासकों के पास थी, वो सत्ता अब अंग्रेजों के पास चली गई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उस बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब भी शामिल था, मुगल शासक भी शामिल था, और मुगल शासक के साथ साथ वो भी शामिल था बंगाल का नवाब। सबको हरा दिया कंपनी की सेना ने। और इस तरह से भारत में अब किसकी सत्ता आ गई?
सत्ता किसके हाथ में चली गई? अंग्रेजों के हाथ में चली। अब जो अभी मराठों के सबसे बड़े दुश्मन मुगल शासक हुआ करते थे, उन मराठों के अब सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेज हो गए और मुगल शासकों के साथ मराठों का पैक्ट होने लगा। इसीलिए कहा जाता है राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र है ना कोई स्थायी शत्रु है। आप सोच सकते हैं कि शिवाजी को औरंगजेब से जो दुश्मनी थी, वो दुश्मनी कभी मित्रता में बदल सकती है, ये कोई सोच सकता था? लेकिन वो बदली मित्रता में। जो शिवाजी और औरंगजेब हमेशा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे, उसी मराठा साम्राज्य के वंशजों ने बाद में मुगल सत्ता को बरकरार रखने के लिए अपना खून पसीना एक किया और इन महादजी जी के सहयोग से मुगल सत्ता बहाल हुई। ये स्थिति मुगल शासकों की आ गई थी। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने सत्ता संभाल ली अंग्रेजों ने, तब आगे की घटनाएं महादजी जी के साथ कैसे कैसे घटित हुई वो लिखते जाइएगा। तो अब यहां से जब महादजी जी सत्ता में आ गए और इधर अंग्रेज सशक्त हो रहे थे, तो पहला काम जो फैक्ट आपको लिखना है, पहला देखिए, कुछ लोगों ने लिखा फैक्ट बताओ। एक तो लिखने का तरीका भी नहीं है, जैसा लिख रहे हैं जैसे मैं उनका कोई सबॉर्डिनेट हूं, ठीक। दूसरा लिख रहे हैं तो फैक्ट आप किताब में लिखे हुए हैं, रट लो फैक्ट वहां से। मैं क्षमा तो चाहता हूं रट सर, लोगे आज, कल भूल जाएगा, कल भूल जाएगा आपको। सर मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ लोग नहीं, आप क्या करेंगे, मैं तो सेंस की बात कर रहा हूं कि टीचर को वो आदेशित कर रहे हैं कि फैक्ट बताओ। ये हाल है संस्कारों का है। चलिए, क्या कहें। तो फ्रेंच कमांडर था, उन्होंने महादजी ने क्या सोचा कि मुझे अब अंग्रेजों से लड़ना। तो जब अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें अपनी सेना को प्रशिक्षित करना। तो उन्होंने लिखे नाम फ्रेंच कमांडर बेनोइट, इंग्लिश में लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। फ्रेंच कमांडर बेनोइट, BENOIT, बेनोइट को अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने रख लिया। इसको रखा फ्रेंच कमांडर। उस समय फ्रेंच भी थे, फ्रेंच की अंग्रेजों से पट्टी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने फ्रेंच कमांडर को रखा। तो फ्रेंच कमांडर बेनोइट को उन्होंने प्रशिक्षित करने को रख लिया। अब 1761 के बाद स्थिति मुगल बादशाहों की क्या हो गई थी, वहां चल रहा हूं। मुगल बादशाह की स्थिति यह हो गई थी 1761 के बाद कि मुगल बादशाह पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे। और जो मुगल दरबार था, आपको अगर 1761 का युद्ध याद हो तो 1761 में एक रोहिल्ला थी, रोहिल्ला, वहां का नवाब ने मराठों के विरुद्ध काम किया था, अहमद शाह अब्दाली की मदद किया था। उसी अहमद शाह अब्दाली की मदद से रोहिल्ला के जो शासक थे उनका पूरा कब्जा था कहां? महादजी सिंधिया के दरबार में, सॉरी, मुगल शासकों के दरबार में। मुगल शासक एक तरह से बंदी थे और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद, ये लिखिएगा, 1764 के बक्सर युद्ध के बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, 1764 के बक्सर युद्ध के बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को बंदी बनाकर इलाहाबाद के किले में रखा गया था। बंदी बनाकर इलाहाबाद के किले में रखा गया था। बाद में 1772 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, 1772 में महादजी सिंधिया ने इलाहाबाद किले से उन्हें मुक्त कराया, दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। 1772 में महादजी सिंधिया ने
शाह आलम द्वितीय को मुक्त कराया और दिल्ली की गद्दी में फिर से बैठाया और रोहिल्ला नवाबों को तड़पा तड़पा के मारा और उनकी कब्र खोद डाला। महादजी सिंधिया ने, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं आपको, उनकी कब्र तक खोद डाला था। अब देखो, मुस्लिम के भी दो वर्ग हो गए। शाह आलम द्वितीय को राजनीति ने मराठों के नजदीक ला दिया और रोहिल्ला दूर चले गए। क्यों? क्योंकि महादजी सिंधिया का मानना था कि यदि अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें आपस में पैक्ट करना होगा। अब अंग्रेज बाहर के हो गए। देखिए, राजनीति बदलती रहती है। उस समय मुस्लिम बाहर के थे, अब मुस्लिम बाहर के नहीं, भारत के हो गए। और बाहर का कौन हो गया? अंग्रेज। तो अब अंग्रेज को बढ़ाना था। बड़ी ऊंची सोच थी महादजी सिंधिया की। उसके बाद दिल्ली की गद्दी में बैठा दिया। अब देखिए, दक्षिण में अभी पेशवा है। वहां क्या हुआ? नारायण, देखिए, दक्षिण में पेशवा नारायण राव की हत्या हो गई। दक्षिण में पेशवा नारायण राव की हत्या हो गई, जिससे वहां पेशवा बनने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इसलिए महादजी सिंधिया दक्षिण चले गए। दक्षिण चले गए अपना राजपाट छोड़ के। सोच लीजिए आप, त्याग की भावना देखिए, क्योंकि पेशवा ही उनका प्रमुख था। तो वो दक्षिण चले गए। दक्षिण में 10 वर्ष रहे और वहां जब वो दक्षिण में थे तभी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। लिखें, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1775 से 1782 ये जो आंग्ल मराठा हुआ, इसके बाद 1782 में सालबाई की संधि हुई। लिखें, 1782 में सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि हुई। सालबाई की संधि। सालबाई की संधि में महादजी की सारी शर्तें अंग्रेजों ने मानी। मतलब महादजी इस संधि के बाद भारी पावरफुल हुई। संधि की शर्तें क्या थी, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाता, पर जिसको पेशवा नहीं मान रहे थे वो माधवराव को, उसको उन्होंने पेशवा मान लिया। और जो पेशवा के खिलाफ काम कर रहा था राघोवा, उसका साथ ना देने का फैसला किया अंग्रेजों ने। तो माधवराव को पेशवा मान लिया और ग्वालियर के आसपास के सारे क्षेत्र महादजी को दे दिए गए। तो सालबाई की संधि के करने के बाद महादजी फिर से ग्वालियर आ गए। तो महादजी फिर से ग्वालियर आ गए। अब जब ग्वालियर फिर से आ गए तो 1784, डेट लिखिए, 1784 में मोहम्मद बेग का आक्रमण दिल्ली पर फिर हो गया। मोहम्मद बेग का दिल्ली पर आक्रमण फिर हो गया और जब आक्रमण हुआ तो महादजी को फिर पुकारा गया। महादजी पहुंचे और बेग को मार डाला। वो युद्ध कहलाता है, लिखें, लाल सोट का युद्ध। लाल सोट का युद्ध 1787 में। लाल सोट का युद्ध 1787 में हुआ और बेग मारा गया। बेग मारा गया। अब फिर आ गए महादजी बाहर यहां अपने राज्य में। तो 1788 में फिर आक्रमण हो गया। लिखें, 1788 में रोहिल्ला सरदार, वही रोहिल्ला जिसको एक बार मार चुके थे, वो वही रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर। लिखें, 1788 में बड़ी फेमस घटना है ये। 1788 में रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने
शाह आलम को बंदी बनाकर उन्हें आंखें निकाल ली उनकी। शाह आलम को बंदी बनाकर उसकी आंखें निकाल ली, अंधा कर दिया। तब फिर महाद जी को खबर मिली, महाद जी फिर गए ग्वालियर, वहां यहां से फिर गए वहां, कहा, गुलाम कादिर के ऊपर आक्रमण करने, और गुलाम कादिर को मार डाला। कहते हैं उन्होंने भी उसकी आंखें निकलवा ली थी। और फिर अंधे शासक शाह आलम को, अंधे शासक शाह आलम को फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अंधे शासक शाह आलम को फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। तो गुलाम कादिर को हराया, फिर से दिल्ली की गद्दी में बैठा दिया। और इतना करने के बाद कहने को मुगल बादशाह शासक थे, लेकिन वास्तव में उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक जो अब बन चुके थे, वो थे महाद जी सिंधिया। और महाद जी सिंधिया का जो राज था वो नर्मदा से लेकर सतलज नदी तक पहुंच गया। और जब महाद जी सिंधिया ने इतना किया तो महाद जी सिंधिया को एक उपाधि दी गई। उपाधि का नाम लिख लीजिएगा, इस उपाधि से बड़ा झगड़ा हुआ। उपाधि का नाम है नायब ए वकील मुतलक। नायब वकील उल मुतलक, नायब वकील उल मुतलक, ये उपाधि थी। जब ये उपाधि दी गई तब लोगों ने पेशवा के कान भरने शुरू कर दिए कि आपको महाद जी सिंधिया पूछ ही नहीं रहे हैं, और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके स्वतंत्र शासक बन गए। और उनमें कान भरने वालों में सबसे प्रमुख थे नाना फडणवीस। खैर अब वो तो प्रसंग से दूर है, पर इतना जान लीजिए कि उन्होंने ये कान भरे कि आपकी सत्ता को अब वो मान नहीं रहे हैं, अलग से उपाधि ले रहे हैं। जबकि कहते ये हैं कि महाद जी ने कहा था कि ये उपाधि मुझे मत दीजिए, पेशवा को दीजिए। और लेकिन फिर भी उनके कान भरे गए, क्योंकि महाद जी जिस गति से आगे बढ़ रहे थे उससे सारे लोग जलन कर 1788 तक पहुंच गए। 1788 के बाद उत्तर भारत में महाद जी को टक्कर देने वाला अब कोई नहीं बचा। लेकिन दक्षिण भारत में अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दक्षिण भारत में निजाम एक प्रमुख सत्ता थे, टीपू सुल्तान प्रमुख सत्ता था मैसूर में, जिसका नाम आपने सुना होगा। और तो महाद जी सिंधिया अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत को एकजुट करने चले गए। तो आगे लिखें, 1792 में महाद जी सिंधिया दक्षिण भारत चले गए। जब दक्षिण भारत गए तो वहां सबको अपेक्षा ये थी कि इनका जो बिहेवियर होगा वो राजा जैसा होगा, और हुआ उसका उल्टा। जब महाद जी वहां पहुंचे तो महाद जी ने दरवाजे के पहले ही हाथी से उतरकर नीचे आ गए, और जब उनके दरबार में पहुंचे तो सबसे नीचा आसन महाद जी का ही था। बाद में जब वहां पेशवा आए माधवराव, तो उन्होंने कहा था आप ऊंचा आसन ग्रहण करिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ हूं। और उन्होंने वो पैकेट सौंपा जो पैकेट रानूजी सिंधिया के पास था, बाजीराव प्रथम के 2 पुराने चप्पल, जो जूते, जो उन्होंने उसमें कोई जहर ना डाल दे इसलिए रखे थे। बोले हम तो यहां से आए हैं, आपके सामने ऊंचा आसन ग्रहण करने की हमारी क्षमता और योग्यता नहीं। बाजीराव वो पेशवा माधवराव को, जो थोड़ा बहुत भी महाद जी के प्रति संदेह रहा होगा, उनकी इस हृदयता के कारण और उनकी इस नम्रता के कारण वो समाप्त हो गया। और इसके बाद
1793 में अंतिम युद्ध लड़ा, लिखें 1793 में अंतिम युद्ध लड़ा, और 1793 के अंतिम युद्ध में लाखेरी में हुआ था। 1793 का अंतिम युद्ध लाखेरी तुकोजी होलकर को हराया, तुकोजी होलकर को हराया। 1793 के लाखेरी युद्ध में तुकोजी होलकर को हराया। तुकोजी होलकर कौन? होलकर वंश के शासक। प्रतिद्वंदिता जबरदस्त पनप चुकी थी। हालांकि उन्होंने जीत के बाद भी उसे विजय दिवस नहीं, शोक दिवस मनाया। ये भी ध्यान रखिएगा, जीत के बाद उन्होंने उसे विजय दिवस नहीं, शोक दिवस के रूप में मनाया। लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसी प्रतिद्वंदिता पनप गई थी कि लड़ाई उनकी बाध्यता हो गई थी। तो तुकोजी होलकर को हराया, और 1794 में पुणे में इनकी मृत्यु हो गई, महादजी सिंधिया की, और यही छतरी बनी हुई। तो 1794 में इनकी मृत्यु हो गई, यही इनकी छतरी बनी हुई है। और इसके बाद सिंधिया वंश का वो मशहूर शासक खत्म हो गया, जिसके कारण सिंधिया वंश जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है, एक सामान्य सी चर्चा में कर देता हूं, दुर्भाग्य है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी शासक 100 अच्छे काम कर ले, लेकिन अगर उस वंश में एक गलती हो जाए तो 100 अच्छाइयां किनारे हो जाती हैं, और एक बुराई को लेकर ही उसके सारे अच्छे कार्यों को समाप्त घोषित कर दिया जाता है। ये आपके हमारे जीवन में भी होता है। हमने अपने किसी मित्र के साथ 100 मदद की हूं, और एक हमसे गलती हो जाए तो वो केवल गलती याद रखी जाती है, अच्छाइयां भुला दी जाती हैं। सिंधिया वंश की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिंधिया वंश में ही महादजी सिंधिया भी पैदा हुए, और सिंधिया वंश में ही 1857 के सिंधिया पैदा हुए, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। तो सिंधिया वंश के महादजी की सूरवीरता की कोई चर्चा नहीं करता। उनके द्वारा जो अंग्रेजों को सहायता दी गई, उसके कारण गद्दार राजवंश जरूर कहा जाता है उन्हें। तो क्या एक गलती सारी अच्छाइयों पर भारी कर देना कहां तक उचित है, इस पर विचार करिएगा, और आगे की चर्चा फिर कल करूंगा। धन्यवाद आदरणीय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमको दी। कुछ पार्टिसिपेंट्स के प्रश्न हैं सर, तो आप अगर आज्ञा दें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलें। विक्रम सोलंकी जी, आप प्रश्न करें। जी सर, वकील साहब। नमस्कार सर। जी जी बोले बोले वकील साहब। सर, हरियाणा के पानीपत से महाराष्ट्र तक गाड़ी बैल से कौन गया था और कौन से सन में गया? जी महादजी सिंधिया गए थे, राणे खान उनको बैठा के ले गए। महादजी सिंधिया वहां घायल हो गए पानीपत के युद्ध में, तो उन्हें बैलगाड़ी में छुपा के वहां एक पानी ढोने का काम करते थे राणे खान, वो अपनी बैलगाड़ी में बैठा के ले गए थे। कहाँ? पुणे। सर इसमें एक मोमेडियन नाम बताया था सर आपने, वो क्या था सर? राणे खान। अच्छा, राणे खान। ठीक सर। एक सेकंड क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर, पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था और कौन से सन में हुआ था सर? एक तरफ तो थे मराठा जी, और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली, जो भारत का नहीं अफगानिस्तान में उसका शासन था। सर सन 1761, 1761। थैंक यू सर। अच्छा, एक महादजी की किस्सा और है यार, वो छूट गई। सर युद्ध के अलावा भी एक प्रसंग है महाराज उनका, सर प्यार का प्रसंग है उनका। गन्ना बेगम से उन्हें प्यार हुआ था। गन्ना बेगम नाम पढ़ने की भी एक कहानी है।
ये वैसे तो अवध के नवाब इसे अपने यहाँ रखना चाहते थे, हरम में रखना चाहते थे, लेकिन ये वहां से चली गई। और कहते हैं सुंदर इतनी थी ये कि जब ये पान की पीक अपने गले से अंदर ले जाती थी तो वो गले में लाल कलर दिखता, ऐसा इतिहास में लिखा मिलता है। और एक चीज और भी है, गन्ना जो नाम पड़ा था वो उनकी माँ ने रखा था, और कहते हैं कि आवाज इनकी गन्ने से भी ज्यादा मिठास थी, इसलिए इनका नाम गन्ना बेगम पड़ा। वहां से ये आई। महाद जी हिंदू थे, ये मुस्लिम थी, लेकिन महाद जी की सूरवीरता से प्रभावित हुई। और महाराज इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, उनके यहाँ गुप्तचर की भूमिका निभाई। और बाद में महाद जी को बचाने के चक्कर में ही इनकी मृत्यु हुई। दरअसल वो अवध का नवाब इनके साथ अभद्रता करना चाहता था, इन्हें अपने यहाँ ले जाना चाहता था, तो उनके यहाँ पहुंचना पड़े, अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े, इसलिए इन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। नाम ध्यान रखिएगा, गन्ना बेगम, वही भर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गन्ना बेगम, जो महाद जी सिंधिया के साथ प्रेम संबंधों को लेकर चर्चित।